डीडी किसान, बदलते भारत की शान। महिला किसान दिवस पर सभी किसान बहनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारत गांव के बिना अधूरा है और गांव खेती के बिना और खेती बिना महिलाओं के नहीं हो सकती। अनादिकाल से हमारी बहनें खेती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, लेकिन जब हम नाम किसान का लेते हैं तो छवि हमारे दिमाग में पुरुष की उभरती है। सच्चाई यह है कि पहले भी अगर पुरुष हल चलाता था तो महिलाएं बीज डालती थी, उराई करती थी उसी हल में। फसल काटना हो, सब्जी और फल तोड़ना हो, ओढ़ावनी का काम हो, पशुओं के लिए चारा काटना हो, सानी तैयार करना हो, दूध निकालना हो, एक नहीं, हर काम में बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। नारी तू नारायणी, तुम्हें बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, अभिनंदन। डीडी किसान की विशेष प्रस्तुति महिला किसान देश की शान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं, मोनालिसा। आज की ये विशेष प्रस्तुति समर्पित है देश की उन नारी शक्तियों को जो अपने खेत की मिट्टी में अपने सपनों को सींचती हैं, जिनके लिए ये कहा गया, हल चलाए, बीज बोए, सींचे अपने खेतों को, धूप, आंधी और बारिश में संभाले इन रेतों को। महिला किसान की मेहनत की क्या कोई मिसाल होगी? वो अन्नपूर्णा है धरती की, उनके बिना क्या ये दुनिया होगी? जी हाँ, जिस तरह से हम सृष्टि की कल्पना नारी के बिना नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से भारत के कृषि परिदृश्य की कल्पना हम महिला किसानों के बिना नहीं कर सकते। आज देश के कुल कृषि कार्यबल में 64% से भी ज्यादा हिस्सेदारी महिला किसानों की है। उनकी ये भागीदारी बढ़ती भी जा रही है, बदलती भी जा रही है। आज जो महिला किसान हैं, वह न सिर्फ बीज बोती हैं, फसल की देखभाल करती हैं, पशुधन की देखभाल करती है और घर-बार संभालती हैं, बल्कि इसके साथ ही वो मजदूर और कृषक की परिभाषा से आगे बढ़ते हुए बन चुकी हैं एक उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्रबंधक। और ये भागीदारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कृषि क्षेत्र में जिस तरह से उनका योगदान बढ़ता जा रहा है, इसी को नमन करने का आज ये दिन है। जी हाँ, 15 अक्टूबर को हर साल हम इसीलिए मनाते हैं महिला किसान दिवस। तो इस खास उपलक्ष्य के मौके पर हम ये विशेष प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें देश के अलग अलग कोने से हरित नायिकाओं से हम रूबरू होंगे, जो जीवटता की जीती जागती मिसाल बन चुकी हैं। उनके संघर्ष से लेकर उनकी उपलब्धि हासिल करने तक की ये जो पूरी जीवन गाथा है, वो खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में कुछ रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये आनंदोत्सव। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दूरदर्शन के महानिदेशक श्री के सतीश नंबूद्रिपाद, साथ ही डीडी किसान के केंद्राध्यक्ष श्री लोकमान सिंह, कार्यक्रम प्रमुख और उपनिदेशक डीडी किसान के श्री राजकुमार नाहर। साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर के.एन. काले, एडिशनल कमिश्नर कृषि मंत्रालय। तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर गूंजती रहनी चाहिए, समारोह को रोशन करें।
हमारे देश में अतिथि देव के समान होता है, तो देव के सम्मान में उनके स्वागत में स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डीडी किसान के उपनिदेशक और कार्यक्रम प्रमुख श्री राजकुमार नाहर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री राजकुमार नाहर। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो महिलाओं को मुख्य धारा में लाना होगा। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ही आज महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक, गांव के आखिरी छोर से लेकर देश की सरहदों तक अपने धैर्य, अपनी लगन, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण पेश करते हुए देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही प्रमाण है। आज हम वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं जहाँ कभी मौन था। इस 10वें महिला किसान दिवस पर हम हर उस हथेली को, महिला किसानों के हथेलियों को हम प्रणाम करते हैं जो मिट्टी से जीवन रचती हैं और भविष्य गढ़ती हैं। हम इस धरती की बेटियों को, माताओं को, बहनों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने खेतों को जीवन और समाज को उम्मीद दी है। सच है, भारत की मिट्टी तभी सचमुच उपजाऊ होगी जब उसमें महिला के श्रम, सम्मान और नेतृत्व के बीज बराबर बोए जाएं। हम इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जितने भी हमारी देश की चुनी हुई महिलाएं आई हैं और जो हमारे सुधी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नाहर सर। यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी डीडी किसान के केंद्राध्यक्ष श्री लोकमान सिंह को। कृपया मंच पर आएं और हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। इस 10वें महिला किसान दिवस पर देश की महिला किसानों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर मैं यही कामना करता हूं कि हर खेत में, हर योजना में महिला की भागीदारी बराबर और सम्मानजनक हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी उनको जिनके नेतृत्व में हम ये सभी कार्यक्रम आपके सामने ला पाते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। आमंत्रित करती हूँ दूरदर्शन के महानिदेशक श्री के सतीश नंबूदरी-पाल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज का ये महिला किसान दिवस का इम्पोर्टेंस भी आप लोग सब जानते हैं। दिस इज़ टू पे आवर ट्रिब्यूट टू द हैंड्स दैट फीड द नेशन, हु नर्चर्स द सॉइल, हु डज द वर्क in our villages. I just wanted to bring the concept of Annapurneshwari, or the job of feeding the nation, and that is precisely the purpose of this day. For the last 10 years we have been celebrating National Women Mahila Kisan Divas. I just wanted to connect these two things, quoting small shlokas from Bhagavad Gita. Annat bhavati bhutani parjanyad annasambhava yajnat bhavati parjanyo यज्ञ कर्म समुद्भव। ये श्लोक बताता है कि अन्नात् भवति भूतानि, जीव अन्न से उत्पन्न होता है। वो जो अन्न वो वर्षा, पर्जन्य, वर्षा से आते हैं। रेन इज वेरी सिंबॉलिक, इट इज़ नॉट दैट एग्जैक्ट रेन, आई विल कम टू दैट। वर्ष यज्ञ से होता है, वर्षा यज्ञ से होता है, और यज्ञ निष्काम कर्मों से उत्पन्न होता है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हमारे जो कर्म हम करते हैं सभी, इट इज़ नॉट ओनली द यज्ञ इन द ट्रेडिशनल सेंस, ऑल द वर्क दैट वी डू that get converted into solemn sacrifices. The time we spent, the ladies किसानों जिनके प्रतिनिधित्व पूरा देश से कुछ लोग हमारे सामने आए हैं, पुनः नमस्कार करता हूँ। वो लोग जो काम वो लोग करते हैं वो solemn एक यज्ञ है। उससे whatever effect comes out, that is called the parjanya, that is called the after effect of that work becomes cloud. It surrounds us and supports us as cloud. From that the vrishti,
नहीं तो व्हाट यू कॉल द रेन आता है, उससे अन्न संभव हो जाता है। ऑन दिस ओकेजन आई extend my warmest greetings to all the Kisan, all the farmers in general and the lady farmers in particular. Thank you for your attention. Jai Hind. साथियों, ये दौर कृषि के स्त्रीकरण का है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका पहलू ये है कि कृषि जिस संकट से जूझ रही है ये उसका परिणाम है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। जब देवताओं पर संकट आया था तो देवी माँ दुर्गा ने प्राकट्य होकर असुर का संहार किया था और सबका कल्याण किया था। ये भी तो हमारी किसान देवियां हैं जो कृषि संकट को दूर कर उसका संहार कर मानव कल्याण कर रही हैं, प्रकृति और सृष्टि की रक्षा कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में जिस तरह से इनकी भूमिका बढ़ रही है, इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के एक अवसर के तौर पर देखते हैं और वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और तभी तो कृषि क्षेत्र में आज महिलाएं जो सफलता अर्जित कर रही हैं, उसके पीछे बहुत सारी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भूमिका है। तो आइए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं उन योजनाओं पर जिनका साथ इन महिला किसानों को मिल रहा है। महिला किसान जहां पहले महज एक सहायक के तौर पर खेतों में सिर्फ हाथ बटाने का काम करती थीं, वहीं आज पढ़ लिख कर देश की बेटियां कृषि को बतौर करियर अपना रही हैं। कृषि में इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य भूमिका रही है हमारी सरकार की, जिसने खेती को आधुनिक बनाकर ऐसी सरकारी योजनाओं से जोड़ दिया है कि कृषि अब महज खेती न होकर एक शानदार व्यापार विकल्प का रूप ले चुकी है। भारतीय जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेती के व्यवसाय से जुड़ी हैं और इस जुड़ाव के पीछे सरकार की कुछ अहम योजनाओं का योगदान है, जिनमें नमो ड्रोन दीदी योजना बेहद खास है, जिसका मकसद कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान कर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है। वहीं लखपति दीदी के जरिए सरकार महिलाओं की आमदनी को बढ़ा रही है, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रही है, उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी से जोड़ना है। वहीं उज्ज्वला योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को मजबूत बनाने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। इससे महिलाओं को खाना पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी और उपले से आजादी मिली है, उन्हें धुएं से आजादी मिली है और मिला है स्वस्थ रहने का वरदान। इसलिए आधी आबादी हमारे देश की आन बान और शान है। तो आइए इस प्रस्तुति में अब वो सिलसिला शुरू करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि हमारी प्रकृति की देवियों और इसके साथ ही जो अन्नपूर्णा की रूप हैं उनसे मिलने का सिलसिला शुरू करते हैं और उनकी जीवन गाथा को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मंच में आमंत्रित करूँगी एक ऐसी शख्सियत को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिचायक है। इसके साथ ही उनकी जो जीवन शैली है वो आज की ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। जोरदार तालियों के बीच आइए स्वागत करते हैं पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मगलीगन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जनक। आपसे हम आपकी जीवन गाथा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं जिसमें आपके इतने लंबे सफ़र को समेटने की छोटी सी कोशिश हमने की है।
मैं चंडीगढ़ में 10वीं पास की थी, मैं बेहोश हो गई, मुझे अस्पताल ले गए। इसको तो ओपन हार्ट सर्जरी होना है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। जब होश में आंखें खोली, ईश्वर को कह दिया, आपने अब ये नई जिंदगी जो मुझे दी है, ईश्वर ये आपको धन्यवाद देने में लगाऊंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सनावदिया गांव की रहने वाली डॉक्टर जनक पलटा मगिलिगन भारत में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जानी जाती हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जनक पलटा पिछले काफी सालों से जीरो वेस्ट लाइफ यानी शून्य अपशिष्ट जीवन जी रही हैं। इनके मार्गदर्शन में अब तक बहुत से युवाओं, ग्रामीणों और आदिवासी महिलाओं को सोलर कुकिंग और जैविक खेती की ट्रेनिंग मिल चुकी है। डॉक्टर जनक, आपके बारे में हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है और वो ये है कि आप बाजार ही नहीं जाती हैं। आज हमारा जीवन जिस तरह का चल रहा है, हम तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि बिना बाजार गए हमारी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। तो ये आपने कैसे अचीव किया? ये अचीव नहीं किया है, ये तो जब ये समझ आ गया था, आपने अभी सुना कि ईश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी बहुत दिन लगातार ये प्रयास रहा कि फुल टाइम कैसे धन्यवाद देना है जी। तो उसमें मुझे बहाई फेथ का पता चला, उसकी पद्धति, और उस पद्धति से जीना शुरू किया कि इंसान को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है जी। हमें विवेक दिया है, आत्मा दी है, जिससे हम ईश्वर की बनाई हुई सारी रचनाओं का संरक्षण करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो शब्द मैंने पढ़ा, ये तब की बात है जब मैंने झाबुआ जिले में, आदिवासी जिले में 302 गांव में नारू, एक पानी के वाटर बोर्न डिजीज़ होती थी गिनी वॉर्म, उसके ख़त्म करने के लिए 302 रात 302 नारू के मरीज़ों के घरों में रही, जब उनके साथ रही। और कोई आज तक मैं ये कोई फंडिंग लेके और ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ, पर अपने वॉलंटियर सर्विस दी, वो सीखा, उन्होंने समझा कि पानी छान के पिएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। जैसे कोविड में हमें पता चल गया कैसे कैसे बचना। जी जी। तो मुझे उस नारू महिलाओं ने ख़त्म किया 302 गाँव की, जिन्होंने भीली में मेरे बनवाए हुए नुक्कड़ नाटक देखे। 302 गांव में नारू ख़त्म हो गया। मुझे पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरो बुलाया गया। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो मैंने सुनी जी, उस टाइम पर 14 दिन रही पूरे विश्व के लोगों के बीच में, तो ये सुना कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसा करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। बिल्कुल। अब मैं जब वापस आ गई तो ये सोच के आई कि अब तो ऐसा जीवन जीना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है। तो मैंने आके पता करना शुरू किया इंदौर में, तो लोगों से पूछा पानी अपने यहाँ क्या हालत है पीने के पानी की। बोले नर्मदा कभी आती है कभी नहीं आती। फिर पंजाब मेरा, क्योंकि मैं पंजाब की बेटी हूँ, तो वहाँ से पता चला कि पंजाब में कैंसर ट्रेन चल पड़ी। इतना जहर डाल दिया ज़मीन में। जी। आपकी एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन ये चॉइस ज़रूर है कि हम जिएंगे कैसे। और मैं अपनी चॉइस से जीती हूँ। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, आप आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाती हैं कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सिखाती हूँ। मैंने चंडीगढ़ एक अच्छी, बहुत सारी अच्छी नौकरियाँ, खूब अच्छी पोजीशन में, अच्छे माँ बाप के घर में सारी सुविधाएं थी, लेकिन पूरा टाइम सेवा में अपना जीवन दान करके दे के लिखा। तो मेरे को बुलाया गया इंदौर में, आदिवासी लड़कियों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलना था, शुरू करना था। मेरे जीवन में मुझे एक बार 6 एकड़ ज़मीन बंजर मिली कि आपको एक संस्था बनानी है और चलानी है। तो बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बरली एक भिलाली शब्द है जो घर का पूरा घर इस पर टापरे का टिका रहता है, तो मैंने महिला को बरली बोल दिया कि दुनिया उस पर टिकी है। अगर वो कमज़ोर है, माँ औरत अगर कमज़ोर है
समझदार नहीं है, वो गिर गया, वो खंभा बीच का, घर गिर जाएगा, परिवार गिर जाएगा, दुनिया गिर जाएगी। तो वो बरली बनाने के लिए प्रयास किया, एक वो संस्था बनाई, उसमें सारा 6 एकड़ ज़मीन को सस्टेनेबल बनाया, अपना उगा के खाना है। हर लड़की सीख के गई, निरक्षर लड़की सीख कर गई, स्वास्थ्य का सीखा। ये किताबें दिखाई हैं मैंने, सारी किताबें लिखी, पाठ्यक्रम भीली में, भिलाली में, निमाड़ी में, छत्तीसगढ़ी में, उनके साथ बैठ के, उन्हीं से बैठ के, उनको ही टाइप सिखा के, उन्होंने ही कंप्यूटर में प्रिंट करवा के वो किताबें बना के दी, जो स्कूल में गई थी लड़कियां। और उन्होंने सीखा कि हमें कचरा मुक्त जीवन जीना है। हमारे कैंपस में आज तक, उस कैंपस में मैं तो आ गई वहाँ से 15 साल पहले संभाल के संस्था, आज तक नगर निगम को कचरा नाम की कोई चीज़ नहीं दी है। मैं सामाजिक काम के कारण मेरे को शहर में अमीर लोग सबको इज्जत करने लगे। मैंने बोला फार्म हाउस के मालिकों को बुलाया, कोई जाना अपना फार्म हाउस एक दिन ऑर्गेनिक किसानों के लिए खोल दो। एक अमरीश केला नाम का आदमी है, उसने खोल दिया, कोई पैसे नहीं लेता, हर चीज़ ऑर्गेनिक। 40,000 रुपया फ़ायदा करने वाला किसान 2.5 लाख रुपए का फ़ायदा कर रहा है ऑर्गेनिक खेती से जी। तो जैविक सेतु एक आदमी ने लोगों का बनाया हुआ अपना जैविक सेतु है। तो देश को मैं चाहती हूँ किसान टीवी के माध्यम से कि देश में लोग सरकार की भरोसे मत रहो, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास ज़मीन है, बोलो हम जैविक हाट खोलेंगे, जैविक बाजार खोलेंगे। बिल्कुल, तो आपने ये आह्वान किया है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी किसान इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो ज़रूर आपसे प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जनक, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत प्रेरणा मिली आपसे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। प्रेरणादायी शख्सियतों से मिलने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान बहने उनको भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अब गलत रास्ता नहीं चले। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप महिला किसान दिवस पर विशेष प्रस्तुति देख रहे हैं। जब बात हो रही है ग्रामीण महिला की, ग्रामीण भारत की, तो ग्रामीण भारत के साथ रचा बसा है, उसका अभिन्न हिस्सा है वहाँ की लोक संस्कृति। जी हाँ, हमारे किसान साथी जब अपने मेहनत भरे दिन से थकान उतारने के लिए एक साथ मिलकर थिरक लेते हैं तो उनका मनोरंजन भी हो जाता है, थकान भी मिट जाती है। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हरियाणवी लोक नृत्य का आनंद हम भी लेते हैं। मारी धरती मारी माँ, मारी धरती मारी माँ।
की थारी कमर मैली हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की थारी कमर मैली हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की। करम फूट गए उन मर्दा के जिनकी जोरू डांटी से, करम फूट गए उन मर्दा के जिनकी जोरू डांटी से, घर में भीतर हट गई तै, घर में भीतर हट गई तै, ढूंढम ढांडी हो रही से, ढूंढम ढांडी हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की हो, तेरी छोरी बांगड़ की थारी कमर मैली हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की थारी कमर मैली हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की। करम फूट गए उन मर्दा के जिनकी जोरू लांबी से, करम फूट गए उन मर्दा के जिनकी जोरू लांबी से, दरवाजे में अट गई तै, दरवाजे में अट गई तै, खींचम खाची हो रही से, खींचम खाची हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की हो, तेरी छोरी बांगड़ की थारी कमर मैली हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की थारी कमर मैली हो रही से, तेरी छोरी बांगड़ की। उम्मीद है आपके भी अंदर जोश का संचार हो गया होगा इस प्रस्तुति को देखने के बाद। हरियाणवी संस्कृति है ही इतनी समृद्ध और जोश से भरी हुई है। तो आइए हमारी अगली महिला किसान को बुलाते हैं जो हरियाणा से ही ताल्लुक रखती हैं। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए रेणु सांगवान का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी, आपकी जो कहानी है उसमें भी संघर्ष भी खूब है, तो उतनी ही सफलता भी आपने हासिल की है और कई लोगों को आप प्रेरित कर रही हैं। आपसे बातचीत करने से पहले आइए आपके जीवन गाथा पर बनी एक छोटी सी क्लिप हम पहले देख लेते हैं। मेरे पति की अचानक से चल बसे थे वो, मैं काम करने लायक नहीं थी, चारपाई थी एकदम से। मैंने कहा हे परमात्मा, तूने दुख तो मेरे ऊपर भी इतना बड़ा पहाड़ तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे को स्वस्थ तो बना दे, मैं ठीक हो जाऊं। मैं तो यूं कह रही जैसे भाई मेरे को मिले भगवान सभी को ऐसे भाई दे। हम आपका साथ देंगे, आप दूध का काम शुरू करो, मैं आपका दूध का करवाऊंगा, अपना ब्रांड बनाएंगे। दीदी आपको मेहनत तो करनी होगी। मैंने कहा हाँ भाई मैं मेहनत तो करूंगी। हरियाणा के झज्जर जिले के खरमाण गांव की रेणु सांगवान, इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। रेणु का डेयरी फार्मिंग का सफर सिर्फ 9 देसी गायों से शुरू हुआ था। इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। रेणु जी, आपके सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हमने इस क्लिप में भी थोड़ा बहुत देखा, आपके पति के असामयिक निधन के बाद हाँ जी, एक तरह से आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। बताएं हमें, कहाँ से वो अंदर से जज्बा जोश आया और आपने निर्णय किया कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। देखिए वो कहते हैं कि माँ जननी होती है जी। तो शुरुआत ये हुई कि जननी जने तो भक्त जन या राजा यो शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो इस परिचय के ऊपर थोड़ा सा मैंने सोचा और कि मेरे बच्चों ने ऐसा क्या कसूर किया कि मैं उनको ना बढ़ा सकूं, आगे कुछ ना कर सकूं। मैं वो हिम्मत और वो सब कुछ करके दिखाऊंगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। एक जगह कुआ था, एक जगह खाई थी, बीच में मैं खड़ी थी जी। कहते हैं जवान और किसान आज ऐसी स्थिति पे खड़ा है, वो बहुत दुखी है, लेकिन जवान के जाने के बाद कहीं ना कहीं उसकी लंबी पहुंच होती है, समझते।
तो लंबी पहुंच के पीछे यानी कि उसके बच्चे भी आराम से पल पड़ सकते, खा सकते हैं, लेकिन किसान सड़क पे मरे या खेत में मरे या घर में मरे उसका कोई नहीं है सुनने वाला। तो इसी के पीछे मेरे अंदर थोड़ा सा यूँ लगा कि भाई ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, किसान की बेटी थी, किसान के घर ब्याही आ गई थी, कि नहीं मेरे को हिम्मत नहीं हारनी, मेरा इतना संघर्ष भरा जीवन आज यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी मेरे को करके दिखाना है जी। तो जैसे तैसे मेरे पति का भी एक सपना था कि मेरा बेटा वेटनरी डॉक्टर बने। MBBS भी क्लियर किया था मेरे बेटे ने, तो बोला नहीं मैं तो वेटनरी डॉक्टर बनाऊंगा, बहू इसी आओगी, बेटे ने भी ले जाएगी अगर MBBS करवाऊंगा। तो हमने अपना फार्म स्टार्ट कर चुके थे 2016 से जी। आज हमें अपना 8-9 गायें से शुरू किया था, आज हमारे पास 200-250 देसी गौवंश है, जो कि हमने जब शुरू किया उस टाइम पे कोई 32 से 35 रुपए में दूध लेने वाला कोई नहीं था। हमने तो ये भी सुना है कि गौ पालन करने में आप भी सबसे आगे रही हैं। हाँ जी। और इतना ही नहीं कि गौ पालन आज हमारे गोचर भूमि है गांव में, सुबह जाता है गौवंश, शाम को वापसी आता है। तो उसके चलते चलते मैं देखती कि इतना तो सुख है मैं गोचर भूमि का, क्यों हम आपस में माँ बेटा बात करते, बेटा हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अपना खुद का ब्रांड बना के तैयार करेंगे। आपने हमें बताया कि किस तरह से आप जब अपने शुरुआती दौर में थी तो घर से निकलती तक नहीं थी, यहाँ तक कि मंदिर भी नहीं जाती थी। नहीं, कभी नहीं गई। और आज मैंने सुना है कि आप शान से घुड़सवारी भी करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, घुड़सवारी करती हूँ क्योंकि हमारे घर घोड़े शुरू से ही रहे हैं, अब भी हैं घोड़े और गाय भी हैं, बुल भी हैं, सब की। और तो अब समाज का नजरिया आपकी तरफ कैसे बदल गया? अब देखो एक सोच होती है जी, जो मैंने अपनी सोच खुद ही बदली है। कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। बहुत सोच भी बदल दी और नजर भी बदल दी जी। मैंने लोगों से क्या सीखा, कोई बच्चों को थोड़ी ना पाल के जाएगा, कोई मेरे आगे पैसे थोड़ी ना रखेगा कि कहते हैं कि अरे भाषा में पैसा ही खत्म हुआ है, तो वो नहीं होगा तो उसके बिना क्या करेंगे, और एक औरत करेगी क्या जी। तो उस काम को करने के लिए मैंने अपने गोवंश को बढ़ावा दिया और अपना एक ब्रांड धीरे धीरे करके आज जो हम इस मुहिम पर पहुंचे हैं कि अपने फार्म से ही गुल तैयार करके अपने भारत के जो श्रेष्ठ स्थान है वो नस्ल सुधार के लिए वहां भी दे रहे हैं और गौ संरक्षण गौ संवर्धन पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल रेणु जी, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने समाज का नजरिया कई मायनों में कई चीजों पर बदला है, सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं अपनी सफलता के जरिए, बल्कि गौ पालन के बारे में भी। जहां एक तरफ लोग कहते थे कि देसी गाय पालेंगे तो उत्पादन ज्यादा नहीं मिलेगा, वहीं आपने देसी गाय को ही चुना। पहली बात तो ये निर्णय कैसे लिया आपने और कैसे इसमें कामयाबी? क्योंकि देखो देसी गौवंश हमने शुरू से ही रखा, पिता के घर भी था, ससुर के घर भी था, तो उसके दूध घी के गुणवत्ता के बारे में पता था कि देसी गाय का दूध घी सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार माना जाता है जी, सर्वश्रेष्ठ आहार है वो। क्योंकि देखो हम सर्द पूर्णिमा में छोटे छोटे जाते थे तो देसी गाय की खीर बनाई जाती थी, तो कई तरह के रोग हमारे समाप्त हो जाते थे। तो इसी को लेके फिर जैसे कोरोना आया तो देसी गाय के दूध की डिमांड इतनी ज्यादा, हमारा दिल्ली NCR में सेक्टर 7 में ऑफिस है, इतनी डिमांड हो गई कि हमने गौवंश धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया जी। वो और नस्ल सुधार के भी कार्य और नस्ल सुधार के भी कार्य जैसे IVP और और ये अपनी किसान टेक्नोलॉजी के जरिए ETT का भी, सेक्स सीमन का भी, तो इसे थोड़े टाइम में अच्छी नस्ल लेके अपने बीज खुद के तैयार करके अच्छी नस्ल तैयार करना। और इतना ही नहीं कि जो हमारे दाएं बाएं की बहनें हैं, किसान बहनें हैं, उनको भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। और आज ज्यादा ना कहते हुए हमारे गांव खरमान को सिर्फ देसी गोवंश के नाम से जाना जाता है, जो आज 2-2.5 हजार की संख्या में गोवंश और ये पहचान आपकी इस मेहनत के बदौलत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें बताना। जय गौ माता, जय गौ। जी हाँ, तो रेणु जी की बातों से आपने जाना कि किस तरह से समाज चाहे लाख दुश्वारियां पेश कर दे, लेकिन वो महिला जो ना ये सोचती है कि अगला क्या सोचेगा क्या समझेगा, हमें वो करके दिखाना है जो खुद के लिए जरूरी है, परिवार के लिए जरूरी है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसी ही हैं हमारी अगली सफल महिला किसान। तो आइए हमारे सामने हम
परिचय कराते हैं हमारी अगली सफल महिला किसान की, पद्मश्री राजकुमारी देवी। जोरदार तालियां। और राजकुमारी देवी जी को प्यार से सब कहते हैं किसान चाची। तो ये भी एक उपलब्धि है, लोगों से इतना प्यार पाना। किसान चाची, आपके बारे में हम जानेंगे और आपकी कहानी भी साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ। आइए उससे पहले एक एवी पर नजर डाल लेते हैं और आपके जीवन को किस तरह से उसमें समेटने की कोशिश की गई है, आइए देखते हैं। 3 बच्चे थे, उनको खाने के लिए बहुत ही गरीबी था। जैसे हम खेत में काम करते थे ना, तो हमारे ससुर को खराब लगता था, मारते भी थे। पति को भी मारते थे कि तुम अपने पत्नी को घर में रखो, काहे कहता है काम करने के लिए खेत में। ये कहानी है बिहार के जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली राजकुमारी देवी की। रोजी रोटी के लिए थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन का ही सहारा था। राजकुमारी ने फल और सब्जियों को चुना और फिर तरह तरह के अचार बनाकर साइकिल के जरिए गांव-गांव बेचना शुरू किया। पहले वो साइकिल चाची के नाम से और बाद में किसान चाची के नाम से मशहूर हुई। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। किसान चाची, हमें बताइए अपनी कहानी के बारे में। ऐसी जगह से होने के बाद जहाँ पर ये तक लोग नहीं चाहते थे कि आप 4 दीवारी से बाहर निकले, काम करना तो दूर की बात है, वहीं आप राष्ट्रपति भवन तक कब पहुँच चुकी हैं। कैसे देखती हैं आप अपनी इस यात्रा को? हम तो नहीं समझे थे यहाँ तक पहुँचेंगे। हमारे पास में गरीबी था, हमको 3 बच्चे थे, खाने के लिए काफ़ी दिक्कत थी। तो हम यही सोचे कि खेत में काम करेंगे तो धरती माँ हमको बच्चे को खाने के लिए हर चीज़ देंगे। तो हम खेत में काम किए, लोग को बुरा लगा, हम नया थे तो हम खेती किए, लोग को खराब लगा। लेकिन हमारे पिताजी भी समझाए, हमारे पिताजी को लोग बुलाए कि आप समझाइए, ये अलग हो गई तो प्रतिष्ठा भी अलग कर ली। खेत में काम करते ही हमारा इज्जत चला गया। हमारे ससुर बोले तो हमारे पिताजी बोले, हमारे पिताजी शिक्षक थे और हमारे भाई लोग भी नौकरी कर रहे थे। तो कहे कि तुमका भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगा, तुम खेत में काम नहीं करो। लेकिन हम अपने पिताजी को कहे कि आप हमको 1 बार पैसा दीजिएगा, 2 बार दीजिएगा, तीसरा बार हमको आते देख कर दूर से कहिएगा फिर पैसे ला रही। तो हमारे पिताजी रोने लगे। हम उस दिन से किसी का बात नहीं माने, हम गलत रास्ता नहीं चले। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए हम पूरा खेत में काम किए। जो जेंट्स करते हैं उस तरह हम काम। उनसे हमको लगभग बुझाता है कि महिला को ताकत बहुत होती है जी, लोग आगे बढ़ने नहीं देता। महिला बुद्धिजीवी होती है। जेंट्स लोग कुछ बोलेंगे, कुछ केनहू कर लेंगे, महिला नहीं, जो बोलती है सो करती है। महिला में स्वाभिमान, उनका स्वाभिमान उनके लिए सबसे बड़ा होता है, जो आपने साबित किया। महिला में आदि शक्ति ज्यादा होती है जी। तो इसलिए हम अपने हम जोरदार तालियां इस साहस के लिए, इस स्वाभिमान के लिए, जिसके लिए सजग रही है किसान चाची हमेशा। जब आपके इस परिश्रम को पहचान मिली, सम्मान मिला, फिर कैसा लगा? वो कैसा पल था, हमें बताइए। हम तो सम्मान के लिए नहीं किए थे, हम तो गरीबी के लिए किए। लेकिन हमारे कार्यकलाप को देख करके लोग, माने जैसे पदाधिकारी लोग को, मीडिया वाले लोग सुने, उन लोग को अच्छा लगा। परिवार को तो अच्छा नहीं लगा, माने हमारे पति को नहीं, जैसे अड़ोसी पड़ोसी को जी जी, तो उन लोग को खराब लगा। इसी बीच हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, जो कैसे खेती, जैविक हम खेती करते थे जी, तो जैविक खेती करते देखने के लिए आए 2010 में। तो उनको आने से हमारा मान सम्मान बढ़ा। उससे पहले हमारा जो खेती हम करते थे उस पर था, जो जिला ब्लॉक में अच्छा खेती करेगा उसको 1 लाख रुपया, जिला में करेगा उसको 2 लाख रुपया, जो राज्य में अच्छा खेती करेगा तो उसको 5 लाख रुपये। तो उसमें हम फॉर्म भरे हुए थे। लोग बहुत कहा कि कृषि प्रधान देश है, ये महिला क्यों भर रही है, इसको क्या होगा। लेकिन हम वीडियो साहब से पूछा कि आप खेती करते हैं, बढ़िया। तो जो प्रश्न था उसका हम उत्तर दिए जी, तो हमको मिला 1 लाख रुपया हमको मिला जी। तो इस पर तो उस समय से हमारे गांव का विचार विमर्श सब बदला कि देखो सब लोग उसको हंस रहे था, आज देखे कैसे उसको मिला।
तो लोग ऐसी महिलाएं जो आज कुछ न कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रही है, फिर चाहे अपने परिवार के कारण हो या फिर अपनी अलग परिस्थितियों के कारण कुछ करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? मैडम, हम तो सोचे हैं कि जिस समय निकले हम काफी कठिनाई हुआ, लेकिन हमारे निकलने से हमारे यहाँ के महिला पूरा महिला सशक्त हुई। हम सभी महिला को साहस भरकर घर से निकाले और निकाल करके खेती करवा रहे हैं और बिजनेस सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बनाए 2002 में 36 ग्रुप हम बनाए, 307 महिला हमारे साथ काम उसको काम किए। लेकिन हम अपना ग्रुप हमको भी बीपीएल नंबर था, तो जो हम ग्रुप बनाए उसमें हम सचिव आज भी है। तो हम सोचे कि किसान के यहाँ जाने पर हमेशा किसान लोग कहते हैं कि खेती करते हैं, जिस समय हम लोग का पैदावार होता है तो बिचौलिया मुनाफा करता है जी, औने पौने दाम में बिक जाता है, हम लोग पीएससीसी भी नहीं सजा पाते। तो उन लोग को बार बार कहे कि उसका जब तक ले प्रोडक्ट्स नहीं बनाइएगा, खेती तो बहुत कर लीजिएगा, जब तक ले प्रोडक्ट्स नहीं बनाइएगा तब तक ले विकास नहीं होगा, तब तक ले आपको जो पैसा हाथ में नहीं होगा तब तक ले कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए हम आप फूड प्रोसेसिंग पर ट्रेनिंग लिए, राजेंद्र विश्वविद्यालय पूसा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लिए, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे सरैया में है, और अचार पर किए कि कम से कम हमको दिमाग में हुआ कि जो पैदावार गोभी हुआ, गाजर हुआ, तो मतलब जो सब्जी से उत्पाद जो भी सामान है तो हम तो अचार बनाते हैं। लेकिन और लोग को कहते हैं जैसे गाय पालन हुआ, दूध बेचने से उतना फायदा थोड़े है, उसका प्रोडक्ट्स बनाइए, पनीर बनाइए, उसका मिठाई बनाइए। जैसे लोग पहले लोग बहुत लड़का को बीए में खाली नाम लिखा देता था, तो बीए पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कंप्यूटर आ गया तो सब कोई सब कुछ कर रहा है। उसी तरह खेती भी है, खेती कीजिए बहुत अच्छी बात, लेकिन उसका प्रोडक्ट्स बनाइएगा। देखिए गेहूं का दरिया कितना, गेहूं 30 रुपये है तो गेहूं का दरिया कैसे बिक रहा है, आलू 10 रुपये है तो उसका चिप्स देखिए। मान लीजिए हम अचारे पर ध्यान दिए, मशरूम का भी अच्छा, तो हम तो अचारे का काम इसलिए किए कि हमारे पास में गरीबी था, हमारे पास में पैसा नहीं था। तो जब ट्रेनिंग किए तब 150-200 रुपया से हम आगे बढ़े। आज 55 लाख का हमारा अचार का प्रोडक्ट्स बनता है जी, बिक्री होता है। बिल्कुल, आपने जिस समय शुरू किया उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज जितनी तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जो महिलाओं का स्टार्टअप है या आप प्रोसेसिंग की बात करिए, मूल्य संवर्धन की बात करिए, उसे जिस तरह का सरकार से साथ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है महिलाओं के जीवन को? आज भी हम महिला के पीछे रहते हैं, आज भी लोग हमें कहते हैं कितना बड़ा काम हो गया, आप मशीन बैठा लीजिए। हम तेल मशीन बैठाए हुए हैं, अच्छा, बड़ी कम है, लेकिन हम इसलिए बड़ा मशीन का काम नहीं करते हैं कि हमारे बड़ बुजुर्ग महिला है, सेल्फ हेल्प में महिला सब बड़ बुजुर्ग है, उतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो तो हमारे हाथ से बेहतर हो जाएगी। सबके हाथ से काम करवाते हैं जी, जितनी महिला है सब हमारे कटाई छटाई सब हमारी महिला करती है, हाथ से करती है। इसलिए हम मशीन लगाने के तत्पर नहीं है, ताकि हमारा महिला बेरोजगार हो जाए। किसान चाची आप सिर्फ बिहार की शान नहीं, अब पूरे भारत की शान बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान चाची, समय निकालने के लिए हमारे यहाँ पर आए, बहुत आपसे हम पसंद हुए। महिला दिवस है तो इसके लिए हम काफी आपको धन्यवाद देंगे कि हम लोग कैसे महिला को आप बुलाए और हम लोग प्रसन्न होकर। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है किसान चाची कि आपका साथ हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन के सभी चैनल संचालित होते हैं, जिनमें डीडी किसान भी शामिल है। महिला किसान दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी ने क्या संदेश भेजा है, आइए देखते हैं। भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। कृषि और पशुपालन का क्षेत्र तो नारी शक्ति के बिना अधूरा ही है। आज महिला किसान दिवस के शुभ अवसर पर प्रसार भारती और डीडी किसान चैनल की ओर से भारतवर्ष की तमाम महिला किसानों और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और रूढ़ियों को रौंदती हमारी सफल महिला किसानों से हमारी बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हे भगवान, आज का किसान ड्रोन उड़ा रहा है। हमें तो यही नहीं पता था कि भी ये ड्रोन क्या चीज होती है।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं महिला किसान देश की शान। दोस्तों, हमारे गांव के लोगों का एक नजरिया हुआ करता था जब वो ये सोचते थे कि गांव की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा घर बार संभाल सकती है या पशुधन की सेवा कर सकती है, इससे ज्यादा उनकी और कोई खास भूमिका नहीं है, खासतौर पे आर्थिक रूप में। लेकिन इस विचार को, इस सोच को ध्वस्त कर रही है आज की युवतियां, और हमारे गांव भी अब आधुनिक हो चले हैं। तो आइए हमारे आज के आधुनिक होते गांव की एक छोटी सी तस्वीर देखते हैं हमारी अगली नाट्य प्रस्तुति में। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। अरे बेटी, दवा तो दे दो अपने बापू को। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। प्रभु, तुझे मेरी ये हालत करने से पहले मुझ पर दया भी नहीं आई। आई है बापू, तभी तो 2 बेटियां दी है। अरे मेरी जमीन का क्या होगा? मेरा कोई बेटा भी नहीं है। फसल का महीना, अब कौन संभालेगा मेरा ये खेत? ऐसा मत कहो बापू, हम दोनों है ना, तेरी बेटियां सब संभाल लेंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने मजदूर को बुलाया, थोड़े पैसे लेगा, वो सारा काम संभाल लेगा। हमारे होते मजदूर की क्या जरूरत है बापू? क्यों? आराम से जी। तुम्हें खेती बाड़ी आती है क्या? अरे हल चलाना आता है तुमको? किसान का काम सिर्फ बैल या हल चलाने तक सीमित नहीं है बापू। अरे सालों बीत गए काम करते हुए, मुझे मत सिखाओ तुम। जाओ तुम लोग, जाओ अपना काम करो। अपनी किस्मत पर 2 आंसू रो लेने दो मुझे। अब क्या करें सीमा, करना क्या है? दिखाते हैं बापू को कि छोरियां भी छोरों से कम नहीं। देख नहीं रही दीदी, फसल के लिए खाद मिला रहा हूँ। अच्छा, तभी तो ये आधी फसल बर्बाद हो जाती है। दीदी हमें मत सिखाओ, पूरा गांव ऐसे ही खेती करता है। अच्छा जी। सीमा, ये तो बड़ा ज्ञानी है। सही कहा। रामलाल, जरा बताना इसमें फर्टिलाइजर कितना डाला? क्या? सोइल टेस्टिंग करवाई? मान लो बारिश नहीं हुई तो इरिगेशन की क्या व्यवस्था है? सारी जिंदगी क्या इन्हीं हाथों से काम करेगा? सीड ड्रिलिंग के बारे में सोचा? दीदी, आप दोनों ने खेती के बारे में ये सब कहाँ से सीखा? ये सब हमने पीएम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत सीखा है। जहाँ में बहुत ही सरल भाषा में नई खेती के तरीके सिखाए गए हैं। यानी कि अब फसल की बर्बादी खत्म। और ये तुम्हारे पुराने तरीके भी। अरे ये सब कहने की बातें है छोरी। खेती तो मर्द और हल से ही होवे। क्यों रामलाल? जी सरपंच जी। हाँ। क्या चाचा, जमाना बदल रहा है पर तुम नहीं। अरे छोरी, खाद डालन खातर तो लोग चाहिए कि नहीं? चाचा, आज का किसान ड्रोन उड़ा रहा है। ड्रोन? अब ये कौन सा पंछी आ गया? पंछी नहीं, मशीन है जिससे सिर्फ 10 मिनट में पूरे खेत में खाद छिड़क सकते हैं। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना, जिससे हम महिलाएं घर बैठे बैठे पूरे खेत का निरीक्षण कर सकती है। अरे मगर छोरी, फसल काटने के लिए तो लोग चाहिए। क्या यो काम भी थारी यो मशीन कर देवेगी? हाँ, सारा काम हल से थोड़ी ना होता है चाचा, इसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर है। एक ही मशीन जो फसल काटने से लेकर दाना अलग और साफ करने तक सब काम कर देती है। चलो यो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ पे आवेगा? हाँ, है? और इन गरीब किसानों ने कौन सेठ उधार देवेगा? सेठ क्यों चाचा, भारत सरकार है ना। किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख तक लोन ले सकते हो, वो भी सिर्फ 4% ब्याज पर। वाह,
वाह छोरी वाह, तने तो दिल खुश कर दिया। अरे भाई इन गरीब किसाना ने और इसके अलावा चाहिए ही के। वाह छोरी वाह, यो तो सारी समस्या का हल हो गया। हाँ चाचा, बस एक आखिरी काम रहता है अब। बापू, ये कागज पर अंगूठा लगा दो। ये किस चीज की कागज है? तो क्या तुम मेरी जमीन बेच रही हो? नहीं बापू, बीमा है। बीमा? तुम लड़कियों को शर्म नहीं आती? यहाँ तबीयत बिगड़ी और तुमने मेरे जाने का प्रबंध कर दिया। अरे बापू, ये तुम्हारा प्रबंध नहीं है, ये तो हमारी फसल का प्रबंध है। फसल का प्रबंध? मैं कुछ समझा नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब हम अपनी आने वाली फसल का बीमा भी करा सकते हैं। अब फसल हो या ना हो, पेट कभी खाली नहीं रहेगा बापू। कि मैं 50 साल में नहीं कर पाया, कैसे किया तुम लड़कियों ने? अब देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं बापू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हमें हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे, जिससे हम सरकार की बाकी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे लखपति दीदी योजना, जिसकी सहायता से हम व्यवसाय या खेती में हर साल 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। यही नहीं, इन्हीं लखपति दीदी और देश की बेटियों को भारत सरकार पद्म श्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान दे रही है। अब फसल हो या परिवार, हम दोनों संभाल सकते हैं। परिवार पर बोझ नहीं, सहारा है हम। जो काम मैं 50 साल में ना कर पाया, वो काम मेरी बेटियों ने कुछ समय में कर दिखाया। राम राम जी। अरे राम राम, आ गए? जी जी। आप कौन? इन्होंने बुलाया खेत में काम करने के लिए। अब उल्टे पैर वापस चले जाओ। हैं? मैं वापस चले जाओ भाई, जाओ। अब ये सारा काम मेरी बेटियां संभाल लेंगी। कहा था ना बापू, भारत की छोरियां छोरों से कम नहीं। जी हाँ, तो देखा आपने इस प्रस्तुति में कि किस तरह से हमारे गांव बदल रहे हैं, गांव के लोगों के विचार बदल रहे हैं और गांव भी अब आधुनिक हो चले हैं। अब जो हमारी लड़कियां हैं गांव की, वो भी जानती हैं कि सरकार की योजनाएं कौन कौन सी चल रही है जिसका वो लाभ ले सकती है, और साथ ही आधुनिक तकनीकों के बारे में भी पूरा ज्ञान है। तो अब जब हम आधुनिक तकनीकों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अब मंच पर बुलाएं हमारी पहली नमो ड्रोन दीदी को। तो विमला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत आपको बधाई कि आप भारत की पहली नमो ड्रोन दीदी बन गई हैं। तो ये सफर आपका कैसा रहा, ये हम आपसे तो जरूर जानेंगे, लेकिन आइए उसकी एक झलक पहले एवी के जरिए देख लेते हैं। मैं 2022 में ड्रोन की ऑनलाइन फार्म भरा था। परिवार में 100 तरह की बातें आती हैं, भी नहीं जाना, अकेली कैसे जाएगी। मैंने कभी ड्रोन देखा भी नहीं था, तो मैं 2 दिन ट्रेनिंग लेके फिर मेरे को ये लगा कि मेरे बस की बात नहीं है। विमला सिंवर जैसे ही हरियाणा की पहली नमो ड्रोन दीदी बनी, उन्होंने शानदार काम किया और जल्द ही लखपति दीदी बन गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमने कभी साइकिल नहीं चलाई, आज हम फीलिंग ले रहे हैं कि हम ड्रोन चला रहे हैं, हम पायलट बन चुके। विमला एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। विमला जी, बहुत ही अद्भुत सफर है आपका। बताएं हमें, जो हमने एवी में देखा, वो क्या बात थी जब आप भी हिम्मत हार गई थी, वो भी प्रशिक्षण लेने के बाद, ड्रोन चलाने के बाद? क्यों, ऐसी क्या चुनौती आपके सामने आई? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आप मातृशक्ति को महिला किसान दिवस पे हार्दिक बधाई देती हूँ, और आज हमें यहाँ बोलने का मौका दिया है।
मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान से ही किसानों के साथ ही रहती हूँ और महीने में 25 दिन मैं ग्रामीण अंचल में ही रहती हूँ। जैसे आपको मैं बताऊँ, अभी आपने झलक देखी थी मेरी बेटी के साथ। जी, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और मैं राजस्थान से जन्मी हूँ और जो मैंने सफ़र किया है, मेरा 7 साल गुजरात रही मैं और मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका भी रह चुकी हूँ और हूँ अभी वर्तमान में हूँ। तो जो ड्रोन दीदी का सपना था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र की बहनें, हमने तो गाय भैंस की सांकल रस्सी पकड़ी थी, हमें तो यही नहीं पता था कि भी एक ड्रोन क्या चीज होती है जी। पर जब मोदी जी का एक ड्रीम था कि मैं एग्रीकल्चर से खेतों में मेरी बहनों को लाके एक टेक्निकल डिजिटल इंडिया के साथ खेती करना चाहता हूँ, तो पूरे भारत में 15,000 बहनों को ट्रेनिंग देने का एक संकल्प लिया मोदी जी ने जी। वो मैंने एक संकल्प देखा तो मैंने कहीं न कहीं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक स्पीच सुनती हूँ और उसमें देखती हूँ कि हमारी मातृशक्ति के लिए मोदी जी क्या लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, हर घर नल और नल के द्वारा जल है, एग्रीकल्चर से है, ऑर्गेनिक खेती जो मेरी बहनें बता के गई हैं जी। तो ड्रोन का एक ऑनलाइन फॉर्म निकला था जो 2023 में। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर और डिप्लोमा है एनडीआरआई करनाल से, मेरा डेयरी टेक्नोलॉजी का भी है और मैं इफको क्रिपको हैफर्ड सफल की एजेंसी मेरे पास सेंटर है जी। तो मैं उसमें एग्रीकल्चर के साथ किसानों के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा भी अपने संबंधित काम है और मैं इसमें एलिजिबल हूँ तो आप मेरा ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन की टेक्निकल महिलाओं को हम खेती बाड़ी करते हैं तो कहाँ आता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, अच्छा तू रहने दे, तेरे को इंग्लिश तो वैसे ही नहीं आती और ये सारा पेपर इसमें इंग्लिश में होएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ना तो है ही पर अनुभव तो जरूर होगा, आप एक बार भर के देखो। बिल्कुल, इसी बात पे तालियां हो जाए, हतोत्साहित नहीं हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भर दिया, उसके 100 रुपए लगे थे, फिर भर के भूल गए थे। अच्छा। हम झूठ नहीं बोलते कि याद ही नहीं रहा कि ड्रोन का हमने कोई। फिर 2024 में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फोन आता है कि मैडम आपकी ट्रेनिंग आई है और आपको करनाल जाना पड़ेगा 7 दिन। तो हर महिला किसान सोचती है भी अभी दीदी ने बताया पैसा, तो मैंने उनसे पूछा भी पैसे लगेंगे, तो कह नहीं मैम आपका फ्री है बिल्कुल ही। फिर मेरे मन में भी आया फ्री में है तो अनुभव तो जरूर होना चाहिए जी। तो मैं करनाल गई, दृश्या के अंदर है तो वहाँ थ्योरी 2 दिन हमें क्लास, उसमें मैं एक ही बहन थी। 100 में से 80 नंबर बने थे मेरे उस पेपर में जी। पर जो ही थ्योरी के अंदर सारे इंग्लिश में बात करने लगे तो मैंने वहाँ हमारे एक सीओ सर थे, मैंने कहा सर मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को आप है ना छुट्टी दे दो, 2 दिन हो गया। कहीं नहीं मैडम हमारा भी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम भी महिलाओं को ही ट्रेनिंग देंगे, तो मैडम आप मेरे कहने से 1 दिन और निकाल लो। तो तीसरे दिन जब पेपर हुआ तो मैं फेल हो गई, फिर मेरा मनोबल टूट गया, मैं कहा अब तो मेरे को करना ही नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है। तो बोले मैडम एक बार आप ऑफिस में आके दोबारा पेपर दे दो। तो मैंने पेपर दिया, तो मैंने पूरी रात उसको पढ़ा, हमको अब तेरी बेइज्जती होएगी अगर फेल आ गई दूसरी बार तो मैंने पेपर दिया तो उस पेपर में मैम मेरे 25 में से 23 नंबर बने। वाह। तो पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए थे। अच्छा। तो मैं पास हो गई। फिर जो ही थ्योरी तो हो गई, जब प्रैक्टिकल में बात आई ना तब क्या होता है कि हर बंदे को इंटरेस्ट होता है चलाने का, तब मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने चला के देखा, मेरे को थ्योरी का प्रैक्टिकल का देखा तो ड्रोन मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर 3 दिन मैंने ड्रोन उड़ाना सीख लिया। तो स्मॉल और मीडियम मैंने वहाँ स्मॉल की ट्रेनिंग ली, वहाँ देखे। फिर एक गाइडलाइन आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि 15,000 बहनों को अभी ट्रेनिंग देंगे। तो मेरे साथ 13,500 बहनें काम करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप JLG ग्रुप की। ठीक है। उनको जो मैंने आत्मनिर्भर भारत वोकल और लोकल के तहत उनको फाइनेंशियली दिलवा के अपने प्रोडक्ट तैयार करके NCI न्यू दिल्ली हाट में आ रहे हैं मेरे जी।
तो पहली इनकम। तो यहाँ पर विमला जी आपकी बातों से ये तो जाहिर हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महज वो बातें नहीं हैं, वो आपको आगे के लिए सपने भी दिखाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर साथ भी देते हैं, जैसे कि आपने साथ लिया। अच्छा, लेकिन आपके जीवन का फिर एक पड़ाव लखपति दीदी बनने का भी रहा, मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम। फिर मैंने पूरे हरियाणा के अंदर जी 100 बहनों को लेके गई। सिरसा जिले से मैं 15 बहनें लेके गई जिसमें 10 ही पास हुई थी जी। और 22 जिलों में से सिरसा एक ऐसा जिला है जिसमें 10 नमो ड्रोन दीदी मेरे साथ काम कर रही है, जो कि हम स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा। और पूरे हरियाणा के अंदर 70 बहनें नमो ड्रोन दीदी बन चुकी हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दे चुके हैं और एक पैसा भी नहीं लगा, ना हमारा ट्रेनिंग का लगा, ना हमारे ड्रोन का। ड्रोन की कीमत है एक ड्रोन की 10 लाख रुपए जी, जो कि पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च को 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में हम 3 बहनें थी जिसमें 1 नंबर पे मैं थी, क्योंकि मैंने स्मॉल और मीडियम 2 ट्रेनिंग कर चुकी थी और पूरे हरियाणा के अंदर 70 बहनों को ट्रेनिंग दिलवा चुकी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एग्रीकल्चर से इफको क्रिप्को की जो नैनो यूरिया है, डीएपी है, उनके माध्यम से बहनों को उनके प्रति जागरूक किया। तो हरियाणा में एग्रीकल्चर बेस है, हरियाणा एक किसानी है, किसान हमारा रीढ़ की हड्डी है, हम किसान के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना पूरा होता जा रहा है। पूरे भारत के अंदर 1000 बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन दिए, ट्रेनिंग दी और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम का हम लाभ भी उठा रहे हैं। अभी भी मेरी को ये बहनें पूछ रही थी कि हमें भी ट्रेनिंग लेनी है, तो आप सही बात है, आप आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई जब आप कह रही थी कि साइकिल भी नहीं चलाते थे, अब पायलट बन गए हैं। और यही आत्मविश्वास आपको और भी ऊंचाइयों तक भी लेके जाता है। जो सीमाएं होती है, शिक्षा की सीमा या किसी संसाधनों की कमी की सीमा, ये आपने बाधा नहीं बनने दी। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी कहानी साझा करने के लिए। धन्यवाद। भारत विविधताओं से भरा देश है, कहते हैं यहाँ हर कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। जी हाँ, कई तरह की संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए है भारत देश। आइए अब आपको ले चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर की ओर, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से अटा पड़ा है। यहाँ की लोक संस्कृति भी उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ के लोक संस्कृति की एक झलक आपको दिखाते हैं, जिसमें कृषि कार्य भरपूर है। जी हाँ, किसान जब अपने खेतों में चाहे बुआई करते हो, चाहे कटाई करते हो, या फिर कीटों से परेशान ही क्यों ना होते हो, उसके लिए भी उनके पास कुछ खास गीत होते हैं। तो आइए त्रिपुरा की लोक संस्कृति की एक झलक देखते हैं। Asinbai kati huni mai kuta samani jora yadek raza baka yo yo sami mutai kangal mami tariwo o nazabe usma Bye bye,
जी हाँ, तो ये सुंदर प्रस्तुति आपने देखी त्रिपुरा से और देखा कि किस तरह से यहाँ के जो लोक नर्तक हैं उन्होंने कृषि कार्य को अपनी संस्कृति में किस तरह से समेट लिया है। तो हम त्रिपुरा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना आमंत्रित करें त्रिपुरा से ही हमारी अगली सफल महिला किसान को। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपाली देववर्मा। आइए दीपाली जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं देख रही हूँ कि आप जैविक खेती तो करती हैं लेकिन बहुत सारी नकदी फसल भी लेती है और उसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे सामने है। चंदन है तो अनानास है, धान है तो रबड़ भी है, तिल, सुपारी, यहाँ तक कि बांस की भी आप खेती कर रही हैं। तो ये इतनी वैरायटी कहाँ से आई, कैसी सोच थी आपकी जिसके साथ आपने ये शुरू किया? बचपन से मेरा दादाजी जो उनका खेती बाड़ी है और खेती भी करता है और पशुपालन भी करता है जी। और उनके साथ मैं साथ भी देती हूँ मैं। तो बस जाके मैं ससुराल जो आया, हमारा गुजर जो पैसा का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। मेरा हस्बैंड तो जॉब करते थे टीचर में, तो उसी से नहीं होती पैसा, बहुत ये है, ज़माना बहुत ये कठिन है। जो बच्चा लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा लगता है। अभी का टाइम पे कंपटीशन जो है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होना चाहिए लड़का को, तो इसलिए मैं मेरा हस्बैंड को बताया देखो क्या करना है, अभी कुछ काम करना है मुझे। और उस टाइम पे मेरा हस्बैंड तो ये किया था, ठीक है कुछ करो, अब मैं साथ देती हूँ। तो मैंने कहा था ठीक है। और इसके बाद मैंने ये किया था काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए मेरा बच्चे को जो हमारा नज़दीक में जो स्कूल था इंग्लिश मीडियम सेंट एंड्री करके, वहाँ पर एडमिशन लिया नर्सरी से लेके क्लास 2 तक। 2 पास होने के बाद मैं उनको छोड़ना चाहती हूँ हॉस्टल में, जो मेरा काम आसानी से कर सकूँ। तो मैं उनको ये किया था रामकृष्ण मिशन स्कूल में टेस्ट दिलवाया, तो बड़ा लड़का को, तो बड़ा लड़का ये 7 नंबर में आया। यहाँ पर ये था 300 ये लोग था, स्टूडेंट था, उसके बीच में 7 नंबर में आया। तो ठीक है, उसको हॉस्टल में डाल दिया क्लास 2 में से, उम्र ज़्यादा नहीं था, छोटा थी। दीपाली जी, जानना चाहती हूँ कि ये जो मैंने लिस्ट पढ़ी है, जो खेती आप कर रही हैं, वो आम पारंपरिक फसलें नहीं है। तो हमें ये बताइए कि इसका चुनाव कैसे आपने किया? क्या आपने कहीं से प्रशिक्षण भी लिया? हाँ, प्रशिक्षण लिया और वो जो लड़का को बेच देने के बाद मैं उसी चुना। अच्छा। जो अभी काम करना है, लड़का को भेज दिया ना हॉस्टल में, तो अब मैं आसानी से काम कर सकूँ, जो भी करना मेरे मर्जी कर सकता है, इसीलिए मैं हॉस्टल भेज दिया। अभी आया मेरा काम, मैं ट्रेनिंग में गया और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, और इसके बाद हॉर्टिकल्चर में भी ट्रेनिंग लिया, जैसे जो भी करना है। और मेरा ट्रेनिंग बहुत लिया, जो फूड प्रोसेसिंग का भी ट्रेनिंग लिया, और ये रेडीमेड गारमेंट्स का भी ट्रेनिंग लिया। अच्छा। और उसके बाद काऊ का ट्रेनिंग लिया, गोटारी का ट्रेनिंग लिया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कॉलेज में। कि आपका जो क्षेत्र है वो बांस और बांस के उत्पादों के लिए जाना जाता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि और कौन कौन से किस किस तरह के उत्पाद जो हैं वो आप तैयार करती हैं, और सिर्फ बांस ही नहीं, बाकी जो तमाम और खेती करती हैं उनके बारे में भी बताएं। हाँ, उनके बारे में भी बोलूँगी। फिर चंदन लगाया, अपना पैसा से पैसा आ गया थोड़ा सा हाथ में, तो फिर चंदन लगाना शुरू किया। और इसके बाद आया रबर प्लांटेशन इंडिया में, रबर प्लांटेशन लगाने के लिए इंडिया में आया, रबर बोर्ड ने आया गाँव में घूमने, आके बताया, उन लोग अवेयरनेस किया, ट्रेनिंग भी दिलवाया। अभी रबर ऐसे मिलना है, तो लोगों ने करना नहीं चाहती थी। किसी ने गाँव का गाय वगैरह कहाँ खिलाएंगे, उसको हटा देना चाहिए, जला देते हैं, ऐसा था। फिर भी हम लोग लगाया। अभी उनका ज़्यादा इनकम हो रहा है, अभी 10 साल हो गया, तो इनकम आ रहा है हमारा। और इसके बाद सुपारी, अच्छा, सुपारी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी एक या 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ से मिल गया, सुपारी भी लगाना शुरू किया। बिल्कुल, तो कृषि विभाग और वैज्ञानिकों से भरपूर आपको साथ मिला। सिर्फ 1-2 नहीं, कई फसलें आप ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मिशन है उसका भी आप भरपूर लाभ ले रही हैं। आप एक मिसाल है कि किस तरह से अगर गृहिणी भी है तब भी अगर वो ठान ले कि वो कुछ करके दिखाएगी, तो तमाम तरह के प्रशिक्षण हासिल करने के बाद जो आपने कृषि क्षेत्र में किया है
वो सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक और खास शख्सियत से, साथ ही आपके लिए कुछ और रंगारंग प्रस्तुतियां भी लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। महिला की हिम्मत का दिखाना, पढ़ाई का मतलब नौकरी करना नहीं होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महिला किसान देश की शान। उत्सव का ये दिन है और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से जहां हम उत्सव मना रहे हैं तो वहीं लोक संस्कृति की झलक भी आपको मिलती जा रही है। इसी कड़ी में आइए अब इस कार्यक्रम में हम रुक करते हैं दक्षिण भारत का। जी हाँ, अब आपके सामने प्रस्तुत है कथकली, जो कि अपनी विशेष वेशभूषा और नृत्य शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रस्तुति में आइए देखते हैं फसल कटाई और उसके बाद के कृषि कार्यों को किस तरह से नृत्य में पिरोया गया है। कन काटे तुम तुला वर्ष में
നല്ലോലകളും കളിയാടി നിൽക്കുന്ന നല്ലോലകളും ധനുമാസ പുലരിയിൽ കതിരിട്ടു 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 കതിരോൻ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങിയും കതിരോൻ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങിയും കതിരോൻ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങിയും കതിരോൻ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങിയും മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടു മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു ലാക്കി മാറ്റും നീ കർഷകരും ലാക്കി മാറ്റുന്നേ 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 കർഷകരും മകരത്തിൻ കതിർ മുറിച്ചെടുത്തു ലാക്കി മാറ്റുന്നേ കർഷകരും कथकली की इस विशेष प्रस्तुति के बाद आइए अब स्वागत करते हैं हमारी अगली हरित नायिका का। अंडमान निकोबार से ताल्लुक रखने वाली नारियल अम्मा के नाम से प्रसिद्ध, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए पद्मश्री कामाक्षी चल्लामणी का। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर।
नारियल अम्मा, बहुत लंबा और बहुत ही खास सफर रहा है आपका, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए उसकी एक झलक पहले देख लेते हैं सेवी में। छोटा से छोटा उम्र से मेरा पति टेतु किया। हम किसान में करके हम 4 बच्चा पढ़ा के पढ़ाया पाला, उसमें सारा सबको शादी करके सबको पैदा उठाया। कामाची चेल्लम्मल यानी नारियल अम्मा भले ही 6ठी कक्षा तक पढ़ी हों, लेकिन खेती का उनका तरीका एकदम वैज्ञानिक है। हम लोग को नेचुरल फार्मिंग कैसा करना बोलने से छिलका पत्ती क्या क्या पत्ती सारा कुछ है हम लोग को अंदर ही डालना। साल में 2 लाख 3 लाख हम सब्जी में हम मेरा को मिला था। जैविक विधि से नारियल की खेती करने के लिए पिछले साल उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नारियल अम्मा अब तक लगभग 150 किसानों को जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। नारियल अम्मा, आप तो शुरू से ही प्रकृति के बीच रही हैं और प्रकृति के साथ आपका गहरा संबंध है। एक तरह से प्रकृति की बेटी ही हैं आप। आपके सफर के बारे में हमें बताइए कि जैविक खेती का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हम तो आज ये सुन रहे हैं जैविक खेती, आप तो तब से शुरू कर चुकी हैं जब इसके बारे में इतना जिक्र भी नहीं होता था। पहले समय में हम लोग उतना काली खेती करता है, बिगड़ी करता है, उसका करता है। बाद में शादी करके दिया हम लोग शादी का घर में भी खेती करता, बकरी पालक गाय सब कुछ करे। बच्चा लोग को 4 बच्चा पढ़ाते। बीच में मेरा पति को डेथ हो गया छोटा से। हम कहीं जाता नहीं, पार भी जाता नहीं, कहीं हमको जानकारी भी नहीं है, खाली घर में सब कुछ करता है जी। पति के तो नहीं पाते, अगल बगल वाला बोलता है बच्चा कैसा पालेगा कैसा पढ़ाएगा, उसको कुछ नहीं मालूम है जी। इसलिए अगल बगल वाला मेरा को वो ये गलती बोलता था। वही टाइम हम सोचा महिला की हिम्मत का दिखाना करके 4 बच्चा को हम पढ़ाया जी। पढ़ो, हम अकेला तुम लोग काम करके पढ़ाएगा जी। हम नहीं पढ़ा, इसलिए मेरा दर्द है बच्चा लोग को अच्छा पढ़ना। 4 बच्चा भी डबल डिग्री हो गया, इतना को पढ़ाया जी, उतना पूरा करा। गति में वही टाइम से ऑर्गेनिक करता हूँ, हम करता है सारा कुछ। एग्रीकल्चर में मीटिंग में आएगा ठीक, तो मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में जाता और को सारा हम लोग को पूरा पता देता है इसमें क्या क्या मिलता और मीटिंग में जाता कितना स्कीम आता जी। स्कीम का बारे पूरा हमको जानकारी हो गया। तो किसी स्कीम का लाभ लिया आपने? जानकारी होने के बाद तो एग्रीकल्चर मैडम सार पूरा आके इस तरह खेती करना करके हमको पूरा आता था। हम खाली नारियल को पहले नारियल को रखा और लोग एक एक क्यारी में एग्रीकल्चर में सारा आके बोलता इसका नारियल के पीछे सब इतना कर सकता। उन्हें अभी को नारियल सुपारी के नीचे सपोटा दालचीनी और क्या मुर्गा और भी खेती भी करता, हल्दी काटता, अदरक काटता, फूल पेड़ काटता, सब कुछ करते। 5 हमें ये बताइए कि ये जो खेती की आधुनिक तकनीकें आजकल चल रही हैं, इनके बारे में आपको कैसे पता होता है? बचपन से हम लोग ऑर्गेनिक करते जी। बचपन से गोबर डालते, मूंगफली का काली उली सारा डाल के हमको पत्ती चारा हरा पत्ती को सारा जमा करके उसको आकार बना के देता। अच्छा, इसलिए अभी मल्चिंग ज्यादा मल्चिंग को जरूरत पड़ता। मल्चिंग पत्ती गित्ती सारा कचरा को अंदर ही डालने से मट्टी भी सूखेगा नहीं, बारिश में भूंग जाएगा। अभी धूप काल में उसको नमी रहेगा जी, बिल्कुल। वो तो कछुआ नहीं मरेगा, पेड़ को अच्छा नमी मिलता, अच्छे से पल आता। लेकिन ये तो बहुत मेहनत का काम है नारियल अम्मा, आपने कैसे किया? आपने और भी लोगों को साथ में लिया, अपने आसपास की और भी महिलाओं को जोड़ा, क्या किया? हमको पहले क्या करना, बारिश पूरा गिरता, पानी जमा करना पहले ठीक। एग्रीकल्चर में एक डिक्की बना कर देता, उसमें पॉलिश बना कर देता और उसमें और कुछ ट्रिपिकेशन डाल के दिया। वही पकड़ के उसमें से हमको पूरा सिखा के हम आके पढ़ने के लिए रास्ता मिल गया जी। इसलिए बातें करते करते 5 वैरायटी हम काट दिया
ऑर्गेनिक में पूरा मल्चिंग करके जी। इसका पात्र ये काम रुका, बाद में क्या करा, अभी पैसे कारण एग्री टूरिज्म बनाया। जी, मैं इसी सवाल पर आ रही थी, इतना कुछ करके भी आपका मन भरा नहीं है। मैंने सुना है कि आप अब एग्री टूरिज्म में भी कदम आगे बढ़ा रही हैं। बनाया जी। ये बच्चा लोग आता है ना, सबको हम लोग सिखाते, ये सब्जी, ये किसान इस तरह रहना, देश को हम लोग को मोदी जी क्या बोला, डबल करना, किसान डबल नहीं है, हम डबल करना करके सबको बता के देता। इसलिए मोदी जी बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी बोलने के पहले बेटी पढ़ाया, बेटी को बचाया। बिल्कुल। और अगल बगल वाला किसी को बच्चा को, चाहे कोई नहीं पढ़ा वाला को, सबको लेके स्कूल में जाता, और लोग अम्मा पापा को डांट के हम लोग लेके पढ़ाते। अभी 200 फार्मर का ट्रेनिंग दिया, ऑर्गेनिक में कैसा करना, फार्मर्स को पानी को कैसा जमा करना। धूप काल में पानी, पहले हम लोग चंगा में उठा के पानी दिया था, बक्सा में ज्यादा करने नहीं सका, अभी पूरा पानी जमा कर दिया। हम 4-5 टिक्की बनाया, हम अपना ग्रुप बनाया जी, एक एग्रीकल्चर में बना के दिया और 3 हम लोग बनाया अपना से। नारियल अम्मा, ये बताइए आपके एग्री टूरिज्म में अगर कोई घूमने आएगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा और कहाँ आना पड़ेगा? अभी पूरा बाहर से भी आता, लोकल भी आता, दूसरा गन्नरी वाला भी आता, आके पूरा विजिटिंग करता। अभी हम लोग सेल भी करता, दालचीनी, मुर्गा और क्या बोलता, नारियल के अलावा पूरे मसालों का भी खजाना है आपके पास, हमने ये सुना है। मसाला भी आइटम पूरा है जी। अभी बोके फूल बनाते, बोके बेचता, एलिकोनिया करके बुके भी बेचता। मैं अभी 4-5 वैरायटी से हम लोग मसाला भी रेडी करके अभी सेल करता। मेरा बहू इसमें जुड़ाया सेल्फल में, उसको भी 12th में शादी करके हम लाया था, अभी MA तक पढ़ाया बहू को जी। इसे पढ़ना थे, आगे बढ़ सकता, नौकरी की जरूरत नहीं है, अपना काम के लिए भी पढ़ाई मांगता जी। बिल्कुल, इसलिए बिजनेस के लिए पढ़ाई मांगता। मेरा बच्चा लोग को भी 3 बेटी को पढ़ाया, मेरे बेटा को पढ़ाया, 2 बेटी टीचर है, बेटा भी टीचर है जी। नारियल अम्मा, लोगों ने बहुत ही उचित ही उपाधि आपको दी है नारियल अम्मा की। आप सच में अन्नपूर्णा है और माँ की तरह ही है, जो आने वाली सभी पीढ़ियों को भी सिखा रही है कि किस तरह से थकना नहीं है, हारना नहीं है और चुनौतियों के आगे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद नारियल अम्मा। मोदी जी, सपना हम पूर्ति करना, किसान आके पढ़ना, देश पूरा किसान आना, किसान महिला दोस्त के हम बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद नारियल अम्मा, इतनी सुंदर बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस विशेष प्रस्तुति में एक और प्रेरक महिला शख्सियत से मिलते हैं, जिनके लिए पढ़ाई करना तक मुश्किल था, लेकिन जिद ऐसी ठानी कि वो सफल महिला उद्यमी बनकर दिखा चुकी हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आइए स्वागत कीजिए अन्नू कानावत जी का। बहुत बहुत स्वागत है अन्नू जी। अन्नू जी, आपकी कहानी भी हम यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। आइए उससे पहले एक AV पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें आपके सफर की छोटी सी झलक होगी। अब जो मेरा गांव था वो ऐसा था कि वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था, और जो गर्ल्स थी स्पेशल, वो 17-18 साल के अंदर शादी करवा दी जाती थी। ये कहानी है अन्नू कनावत की, जिन्होंने पुरानी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ कामयाबी की एक नई मिसाल लिखी। तमाम विरोधों और रुकावटों के बावजूद अन्नू ने कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और फिर कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बन गई। वहाँ मैंने स्टूडेंट के साथ एक लेक्चर सुना, उसके अंदर मशरूम के बारे में जाना। तो कम पानी के अंदर मशरूम होती है, और दूसरी बात ज़मीन नहीं चाहिए इसके अंदर, आप रूम के अंदर इसको कर सकते हो। तो मैंने वहीं से सोच लिया था कि मुझे वापस जाके मशरूम का काम स्टार्ट करना है। आज वो लगभग 10 तरह के मशरूम उगा रही हैं। अब वो दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। अब अन्नू का सपना आमालदा गांव को मशरूम गांव के नाम से मशहूर करने का है।
अनु जी, बहुत ही सुंदर कहानी है आपकी। इसमें आपने अपनी पहचान तो बनाई ही है, अपने गांव को भी आपने एक अलग पहचान दिलाई है, लेकिन अगर इस पूरे आपके सफ़र को देखें तो मुझे हाल ही में रिलीज़ एक फ़िल्म याद आती है जिसमें एक जो नायिका होती है उसे शादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, वो भी कृषि क्षेत्र की, वो भी इसलिए क्योंकि वो किसान की बेटी है और कृषि के मुश्किलों को देखती है, उसका हल ढूंढना चाहती है पढ़ाई में। आपने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो सच्ची कहा गया है कि फिल्मों से कहीं ज़्यादा दिलचस्प असल कहानी होती है और आप असल जीवन की नायिका है। तो अनु जी, जब हम आपकी बात करते हैं या आपके जीवन को देखते हैं हमें तो दिलचस्प लगता है, लेकिन जब आप अपनी कहानी को पलट कर देखती हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ रही, समाज की वो बेड़ियाँ जो आपको घर से नहीं निकलने देना चाहती थी, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, वहाँ आपने क्या कर दिखाया है, तो कैसा लगता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी बहनों को आज महिला किसान दिवस की बधाई देना चाहूँगी। और जैसा कि हर एक लड़की की ज़िंदगी में अपनी एक कहानी होती है, हर एक लड़की की ज़िंदगी में संघर्ष होता है, और ये अलग बात है कि कुछ की कहानियाँ सामने आती है। जैसे आपने मूवी का जिक्र किया, तो मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है, बट जब मेरी ज़िंदगी भी मूवी से कम नहीं है, क्योंकि जब मैं बचपन से मैं सोचती थी, ग्रामीण परिवेश में रही हुई हूँ, तो मैं देखती थी, मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ और स्पेशल राजस्थान में एक ठिकाने होते हैं जहाँ की हम लोगों को बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं। और 16-17 साल में हमारी शादियाँ कर दी जाती है और हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर घर की इज्जत है तो शादी कर ली और बच्चे हो गए, उनको परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, यहीं तक हम महिलाओं की ज़िंदगी सीमित रहती है। ये एक दूसरे शहरों में हम आते हैं तो महिलाओं की ज़िंदगी थोड़ी सी अलग दिखाई देती है, बट अभी भी राजस्थान का जो कल्चर है वो अभी भी मुझे लगता है कि कहीं थम सा गया है, अभी भी हम चेंज नहीं हुए हैं जी। तो उस टाइम पे तो जिस समाज की आप बात कर रही हैं, उस समाज का हिस्सा होके एक बिजनेस वुमन बनने का ख्वाब देखना अपने आप में बहुत बड़ा ख्वाब था, उसे तो आपने पूरा किया, लेकिन इस दौरान संसाधनों की भी तो आवश्यकता होती है। ऐसे में जब परिवार का भी नहीं साथ मिल रहा है, तो कैसे शुरू किया आपने अपना ये स्टार्टअप? देखिए, समाज की अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर एक समाज नहीं है, ये हमारी सोसाइटी, जो हमारे घर के दूसरा घर है वो पूरा समाज है। उसी के अंदर, हर घर के अंदर ये कहानी चल रही है कि लड़कियों को पढ़ाया तो जाता है, दिखाया जाता है कि हमने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, पर उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता। अब जैसे मेरी बात करूं तो जब मैंने स्टडी के लिए प्रयास किया, बीएससी एग्रीकल्चर की, तो गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी मिला, उसकी वजह से मैंने बीएससी कर ली, क्योंकि फंड उस टाइम पैसा नहीं था हमारे पास भी। उसके बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद मुझे हमेशा से बिजनेस करना था, क्योंकि मुझे मेरे साथ साथ दूसरी महिलाओं की ज़िंदगी को चेंज करना था। सोलन डीएमआर के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में थी और मैं जब पढ़ाने गई वहाँ पर तो बच्चों को टीम लेके गई, तब मुझे समझ में आया कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि महिलाओं की ज़िंदगी बदल सकता है। और इवन महिलाओं की नहीं, आने वाले टाइम के अंदर ये जो कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है और जो एज हमारी ज़्यादा लगने लग गई है, वो सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है मशरूम के अंदर। उसके अलग अलग उत्पादों को अभी तक उतनी स्वीकार्यता नहीं मिली, तो जब आप अपना ये उत्पाद बाजार में लेकर आए तब आपके सामने क्या चुनौतियां आई? मार्केट के काफ़ी चैलेंजेज होते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रिप्रेजेंट करना और उससे संबंधित सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही एक मुश्किल का काम है। उस टाइम पे जब मैं सोच ही रही थी बिजनेस के बारे में कि बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए आपको चाहिए तभी आप बिजनेस कर पाते हैं। आप अपना आइडिया लेकर कहाँ गई और ये जो फंड की आपकी समस्या है ये कैसे दूर हुई? हमारा देश इतना चेंज हो रहा है पिछले 10 सालों से, उसका एक ही नाम मैं लूंगी, वो है नरेंद्र मोदी जी। हमारी सरकार करोड़ों रुपए नहीं देखती, आइडिया देखती है। तो मुझे भी एक RKVY रफ्तार के बारे में पता चला, जो कि PM श्री की योजना थी। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये एक योजना बनाई थी, तो वहीं मैंने एप्लीकेशन डाली थी और उससे मुझे 15 लाख रुपए का सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है जिस तरह से आप इस मुहिम में हैं कि लोगों को जागरूक करें आप मशरूम को लेकर, तो एक तरह से हमारे देश में जो पोषण सुरक्षा की समस्या है उससे भी आप दूर कर लेंगे अपने प्रयास से। लड़कियों को सिर्फ ये सिखाती हूँ कि पढ़ाई का मतलब नौकरी करना नहीं होता है। हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया है, या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि अगर आपने BSc कर ली तो आपको नौकरी करनी है, MBA कर लिया तो नौकरी
नौकरी करनी है, कहीं ना कहीं प्रेशर है कि आपको नौकरी करनी ही करनी है। बल्कि नौकरी क्यों करनी है, आप छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप गाय भैंस रख के अपना काम कर सकते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ महिलाओं को कि आप चाय की थड़ी खोल के अपना काम कर सकती है। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि आपकी उड़ान बस यहीं तक होने वाली है, आगे के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सोच रखा होगा। क्या है आगे की आपकी प्लानिंग? इसको मैं एक लाइन में बताना चाहूंगी आपको, जो जरूर। मैंने खुद ने लिखी है कि जो काम किसी से हो न सका करके वो काम दिखा देंगे, हम सबसे अच्छे देशों में भारत का नाम लिखा देंगे। वाह। खेती कर नए तरीकों से, खेती कर नए तरीकों से हम ढेरों अन्न उगा देंगे, हम सबसे अच्छे देशों में भारत की महिलाओं का नाम लिखा देंगे। क्या खूब बात कही है आपने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत कुमार सहगल जी ने भी अपने आशीर्वचन से हमें इस अवसर पर अनुग्रहित किया है। आइए देखते हैं उनका क्या संदेश है। आज का दिन हमारे देश की उन महिला किसानों के लिए समर्पित है जो कि खेतों में बड़ी मेहनत से काम करके हमारे देश के लिए एक वो अन्न उगाने का, हमारे देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ाने का काम करती हैं। और विशेषकर कई प्रदेशों में तो जो हमारी महिलाएं हैं वो पूरे कृषि तंत्र की रीढ़ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने का बहुत अद्भुत काम किया है और उसी क्रम में हमारी महिलाएं भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मैं आज के दिन हमारी सभी महिला किसान साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और किसानी से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं जिनमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन सब का महत्व सामने लाकर हमको उनको भी सम्मानित करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए एक बेहद ही खास प्रस्तुति होने वाली है। हम मिलने वाले हैं देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी कला से अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी से, और साथ ही देखेंगे उनका कालबेलिया प्रस्तुति भी। तो बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गुलाबो जी का कालबेलिया की जो प्रस्तुति है वो हम देखेंगे। बीच पर आपका स्वागत है। शार्क अटैक। हम लहरों के बीच हैं और सुबह तक ही हमें मीलों दूर ले जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान की खास प्रस्तुति महिला किसान देश की शान। और इस प्रस्तुति में हमने आपको देश के अलग अलग कोनों के कई रंग दिखाए। आइए अब रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान भी कला से समृद्ध है और वहां की एक खास जनजाति है जो सपेरे की जनजाति है, और वहां का एक मशहूर नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया शब्द बना है काल यानी सर्प से
और बेलिया यानी कि मित्र से। लेकिन इस कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ख्याति दिलाने वाली पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुलाबो जी आपका इस कार्यक्रम में। गुलाबो जी, हम इस कार्यक्रम में हमारी महिला किसानों की जो मिसाल है, उन्होंने जो अदम्य भावनाएं दिखाई हैं, जिन चुनौतियों से जूझकर उन्होंने ये सफलता हासिल की है, उसे तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। लेकिन आप भी महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी आप कुदरत का करिश्मा है। गुलाबो जी, यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भी रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ा है और उन्होंने अपने लिए तो नाम बनाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या होता है कि हमारे समाज में खाने पीने का साधन नहीं था, फिर मेरी माँ समाज के खिलाफ जाके भगवान से, धरती माता से लड़के और मेरी बेटी को धरती माता के पेट से वापस वो छीन के लिए कहे कि मेरी बेटी, ये माँ ये आपकी नहीं है, आपके तो हम सभी हैं। इस तरीके से मेरी माँ मुझे वापस लेके आई। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि मेरी माँ इतनी मजबूर थी, लेकिन फिर भी वो धरती माता के पेट से वापस लेके आई। अगर ये आप ठान लें सब कि हमारे पेट में बच्चा जो पल रहा है वो राजस्थानी या हिंदुस्तानी नागरिक आ रहा है, उसका वेलकम करें और आप इस तरीके से मजबूत होके और आप अपनी लड़ाई अपने लिए बच्चे के लिए लड़ें, तो वो कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो और वो बेटियां रेल की पटरी पे या कचरे के डिब्बे में या फिर कहीं नहीं मिले। तो आपको अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़नी है, आपको उस कलेजे के टुकड़े के लिए लड़ाई लड़नी है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सम्मान हुआ है, आज इतने बड़े मंच पे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप और आगे जाके और अच्छा काम करें और इसी तरीके से हिम्मत जुटाते रहे। औरत कोई कमजोर नहीं होती, औरत एक योद्धा को, एक मर्द को जन्म दे सकती है, वो किसी से कम नहीं है। तो बस औरत को अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को जगाना है और आप अपना आप को जगाना है और अपनी ताकत को फील करना है कि हम हैं क्या। बस फिर देखो आपके लिए रास्ते खुले ही खुले हैं। आज हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि जो लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कब गुलाबो जी का कालबेलिया की जो प्रस्तुति है वो हम देखेंगे, तो उस घड़ी तक हम आप पहुंचे हैं। तो आइए अब देखते हैं गुलाबो जी की ये प्रस्तुति। रिपोर्टर